हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज जो वीडियो आपके सामने पेश है ये लॉर्ड बायरन की लिखी हुई पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी पर आधारित है। तो इस वीडियो में हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन और ये पोएम का जो सेंटर पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो ये वीडियो मैंने महाराष्ट्र बोर्ड की जो क्लास 12 का सिलेबस है अंग्रेजी का उसके लिए बनाई थी, लेकिन होपफुली ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल साबित होगी जो इस पोएम को अपने सिलेबस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो लॉर्ड बायरन पोएट हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लॉर्ड बायरन को जॉर्ज गॉर्डन बायरन के नाम से भी जाना जाता है और इनका जीवन काल 22 जनवरी 1788 से 19 अप्रैल 1824 के बीच में था। इंग्लैंड से थे ये और इन्हें जो रोमांटिक मूवमेंट एक समय था, पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में, उनमें से प्रमुख पोएट्स में इनकी गिनती होती है। और इनकी लिखी हुई एक दूसरी बहुत ही फेमस रचना डॉन जुआन नाम की है। लॉर्ड बायरन की जो पर्सनल लाइफ थी वो काफ़ी स्कैंडल से भरी हुई थी, काफ़ी विवादों में ये रहे थे। इनके बहुत सारे लव अफेयर्स हुए, उनमें से कई लव अफेयर्स इनकी शादीशुदा औरतों के साथ रहे थे और इसके साथ साथ ही इनके मर्दों के साथ भी संबंध रहे, यंग एज के लड़कों के साथ भी इनके संबंध रहे। और ये भी उस ज़माने की बात है जब इंग्लैंड में या ब्रिटेन में होमोसेक्सुअलिटी कानूनन जुर्म था और इनका मानना था कि सेक्स पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, फ्री लव जिसे ये कहा करते थे, और इसके लिए किसी को भी कानूनन या सोशली किसी बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। तो अपने ज़माने में इनके जो ख्यालात थे वो अपने समय के काफ़ी अपोजिट थे, क्योंकि उस समय का जो ब्रिटेन था बहुत ही कन्वेंशनल था, बहुत ही रीति रिवाजों से भरा हुआ था। तो उस समय में ये ऐसी बातें करने वाले लोगों में से थे और इनका शायद जो बिहेवियर था वो भी कुछ अपने तरह से अलग था। और इनकी एक जो पूर्व प्रेमिका थी उन्होंने तो एक बार यहाँ तक कहा था इनके बारे में कि इनको जानना ऐसा है जैसा किसी पागल, बदमाश और जान लेने वाला जो इंसान होता है उसको जानना हो। तो शी डिस्क्राइब्ड हिम एज ए पर्सन हु वाज मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो। तो ये जो चीज़ें थी इनकी लाइफ को थोड़ा अपने ढंग से पेश करती हैं और शायद इन बातों का असर ये जो कविता है इसमें भी आपको देखने को मिले, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस पोएम की बैकग्राउंड ये है कि लॉर्ड बायरन किसी पार्टी में गए थे और वहाँ उन्होंने अपने कज़न, चचेरा या ममेरा जो भाई है, उसकी बीवी को देखा जिसका नाम था एन बीट्रिक्स विल्मट। और इस लेडी ने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो उसकी सुंदरता को देख के ये मेस्मराइज्ड हो गए, ये सम्मोहित हो गए, वो इतनी सुंदर थी। और उसके दूसरे दिन इन्होंने ये कविता लिखी। तो ये जो है इसकी बैकग्राउंड है और इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, शी वॉक्स इन ब्यूटी में जो पोएट हैं वो एक लेडी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी की प्रशंसा कर रहे हैं कि वो कैसी दिखती है, उसका रंग कैसा है, उसके चेहरे पे कैसी चमक है, जैसी बातों का जिक्र इस पोएम में आया है। लेकिन पोएट ये भी कहते हैं कि इस लेडी की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी है वो सिर्फ उसके बदन की ना होकर उसकी जो इंटरनल ब्यूटी है, जो अच्छी बातें हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से इसकी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी बनी है। यहाँ पर कवि ने ये कहना चाहा है कि ब्यूटी जो है सिर्फ इंटरनल नहीं होती और ब्यूटी सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जब एलिमेंट्स मिलते हैं तभी जाकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी जैसी कि ये लेडी है की रचना होती है, क्रिएशन होती है। और फिर वो आगे कहते हैं कि लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो बैलेंस है, ये बहुत ही डेलिकेट होता है और अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी आ जाए या थोड़ा सा भी इसमें कुछ ज़्यादा हो जाए तो ये जो ब्यूटी है उसको ये डैमेज कर देती है। फिर जो कॉम्बिनेशन है, जो एक हार्मनी है, वो फिर ऊपर नीचे हो जाता है और जब ये ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर ब्यूटी जो है परफेक्ट नहीं होती। तो ये जो है इस कविता का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कविता क्या कहती है।
तो पहली लाइनों में पोएम कहती है, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज। तो क्लाउडलेस क्लाइम्स का मतलब हो गया यहाँ पर ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे बादल नहीं है। तो पोएट ने इस लेडी की जो ब्यूटी है उसका कंपैरिजन ऐसी रात से किया है जिस रात में एक भी बादल नहीं है आसमान पे और आकाश जो है तारों से भरा हुआ है। तो ये जो रात होती है ये सिर्फ शांत ना होकर सुंदर भी होती है। शांत इसलिए होती है क्योंकि रात का माहौल है, और सुंदर इसलिए होती है कि ये तारों से जगमगा रही है। एंड ऑल दैट इज बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज thus mellowed to that tender light। अब इन लाइनों में कवि कहते हैं कि इस लेडी के ऊपर जो डार्कनेस और ब्राइटनेस का बैलेंस है, कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही सटीक है, परफेक्ट है। एस्पेक्ट का मतलब हो गया फीचर्स। जो इस लेडी का बदन है, जो काया है, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ पे डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई या यहाँ पे जो है ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो एकदम सटीक है, और खास करके इस सटीकता को, इस परफेक्शन को इस लेडी की आंखों में देखा जा सकता है। और ऐसा करके इस लेडी की ब्यूटी जो है इस डार्कनेस और ब्राइटनेस के बैलेंस में मेलोड हो जाती है, घुल मिल जाती है, अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो इतना परफेक्शन इस लेडी की ब्यूटी में है कि डार्कनेस और ब्राइटनेस का एक भी छोटा सा जर्रा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। Which heaven to Gaudi day denies। और इस लाइन में कवि कहते हैं कि ये जो सुंदरता है और ब्यूटी का जो ये परफेक्शन है, इसको आप रात के इसी माहौल में अप्रिशिएट कर सकते हो, उसे परफेक्शन में देख सकते हो, क्योंकि दिन में ये जो आकाश है, हेवन, ये बहुत चमकीला होता है। गाउडी ऐसा शांत नहीं होता दिन में जैसा कि अभी इस रात के वक्त में है। और ये एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस यहाँ पर ये है कि ज़्यादातर जो पोइट्स हैं वो ब्यूटी का कंपैरिजन दिन से करते हैं, लेकिन बायरन ने ब्यूटी का कंपैरिजन रात से किया है। शेक्सपियर ने जो एक सोनेट लिखी थी, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बायरन का एटीट्यूड था वो बहुत ही अनकन्वेंशनल था। अपने ज़माने में जो समाज में रीति रिवाज थे, इनसे अलग हटकर इन्होंने अपना जीवन जिया। तो शायद ये हो सकता है कि ये जो है चली आई बातों को ना मान के ये अपने हिसाब से ब्यूटी को डिफाइन कर रहे हैं। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। अब कभी कहते हैं कि इस लेडी की जो ब्यूटी है, अगर उसमें एक भी छाया, हल्का सा भी, एक छोटा सा जर्रा इसका अगर ज्यादा होता, या एक किरण, रे, इस लेडी की ब्यूटी में कम हो जाती, तो इसने इस लेडी की जो ब्यूटी है, यहाँ पर क्योंकि कवि को नाम नहीं मालूम है तो वो उसे नेमलेस ग्रेस, एक बेनामी कृपा कह लें आप, एक बेनामी सुकून कह लें आप, तो उस नाम से बुलाया है। और वो कहते हैं कि ऐसा होने पर ये जो ब्यूटी है ये आधी खराब हो जाती, ये ब्यूटी जो है इम्पेयर्ड हो जाती, इसका बैलेंस खराब हो जाता। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस, रेवन ट्रेस से यहाँ मतलब हो गया काले बाल। रेवन एक कौवे की जात का पक्षी होता है और ट्रेस जो है बालों को कहा जाता है। तो इस लेडी के जो काले बाल हैं उसमें से भी ये जो ब्यूटी है लहरों की तरह दिख रही है। और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस वे थॉट सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। और यही सुंदरता बहुत ही नाजुकता के साथ सॉफ्टली उसके चेहरे को उजालों से भर रही है, क्योंकि इस ब्यूटी से उसका चेहरा भी जगमगा रहा है, जहां पर सीरेनली बहुत ही पीसफुली, बहुत ही शांति के साथ उसके जो विचार हैं वो चेहरे पे झलक रहे हैं। कितने शुद्ध हैं ये विचार और कितनी प्यारी जगह है जहां पे ये दिखाई दे रहे हैं, ड्वेलिंग प्लेस। अब यहाँ पर आकर कवि का ये मानना है कि आपकी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वही काफ़ी नहीं है। इस लेडी की एक्सटर्नल ब्यूटी पे जो कॉम्बिनेशन है लाइट का, डार्कनेस का, इसके फीचर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत पीसफुल लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्टारी
नाइट में, तारों की रात में जो सुंदरता होती है वो सुंदरता इस लेडी में दिखती है। लेकिन इसका जो फेस है वहां पर भी बहुत सुंदर और अच्छे विचार जैसे तैर रहे हो। और क्या होता है कि अगर किसी आदमी के विचार अच्छे ना हो, उसके अंदर पीसफुलनेस जो होती है वो ना हो, शांति ना हो, तो ये बातें चेहरे पे झलकती हैं और इन बातों से चेहरे का जो है नाश होता है। जब तक आपका मन अच्छा नहीं होगा तब तक सिर्फ तन की सुंदरता से ब्यूटी की जो है क्रिएशन नहीं होती। तो यहाँ पे इन लाइनों को कवि ने बताने की कोशिश की है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एलिमेंट्स जरूरी होते हैं ब्यूटी के लिए। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट। और इन्हीं बातों को अब आगे ले जाते हुए एक्सटर्नल और इंटरनल ब्यूटी के बारे में कहते हैं कवि कि इसके जो गाल हैं और जो ब्रो, जो माथा है, कितना नर्म है, कितना शांत है, लेकिन फिर भी एलोक्वेंट। एलोक्वेंट कहते हैं जब आप अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकें एलोक्वेंटली। और ये जो सुंदरता है, ये जो प्योर थॉट्स हैं, ये जो शांत मन है, ये इसके गालों में भी दिखाई देती हैं, इसके माथे पे भी दिखाई देती हैं, जो कुछ कह नहीं रही हैं लेकिन फिर भी अपने आप को कितनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर रही हैं। आप पढ़ सकते हो, ये इतनी क्लियरली इसके चेहरे पे दिखाई देती हैं जो इस लेडी के अच्छे भाव हैं, अच्छे विचार हैं। The smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent। और ये जो मुस्कान है, जो हंसी है इस लेडी के चेहरे पे, ये जीत लेती है आपको। इतनी सुंदर मुस्कान है या इतनी निश्चल मुस्कान है। और जो टिंट्स, जो ग्लो, जो बदन से एक आभा सी झलकती है इस लेडी की, वो ग्लो करती है, उसमें से लाइट आती है, प्रकाश आता है। और इसके साथ ही ये चीज़ें बताती हैं कि इस लेडी के जो दिन है वो बहुत ही अच्छी तरह से बीते हैं। अच्छी तरह से बीते हैं मतलब इस लेडी ने अपने जीवन को अच्छे विचारों के साथ जिया है, कोई क्लेश नहीं है रखा मन में, किसी के प्रति जेलसी नहीं है, और इसलिए इन चीज़ों के साथ जीना जीवन को अच्छी तरह से जीने के बराबर है। A mind at peace with all below, a heart whose love is innocent। और ये जो मन है इस लेडी का, उसमें शांति भरी हुई है। और ये जो दिल है इस लेडी का, उसमें जो प्यार है वो इनोसेंट है, वो निश्चल है, वो मासूम है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पहली लाइनों में जहाँ लेडी के फीचर्स के बारे में बात की गई है कि वो कितनी सुंदर लगती है, जैसे कि एक स्टारी नाइट हो, बाद की लाइनों में ये कहा गया है कि इस लेडी का सिर्फ बदन ही नहीं, इस लेडी की जो इंटरनल थॉट्स हैं, जो पीसफुल माइंड है और एक ऐसा दिल है इसके पास जिसका जो प्यार है वो मासूम है। और इन एलिमेंट्स के साथ जब इसकी एक्सटर्नल एलिमेंट जो ब्यूटी है मिला दी जाती है, तभी जाके इस लेडी की जैसे एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन का दिखना होता है। तो दोस्तों, ये था इस पोएम की हिंदी ट्रांसलेशन और इसका सेंटर पॉइंट। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।